हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस नीट। तो आज का वन शॉट वीडियो होने वाला है सेल बायोलॉजी के ऊपर। तो यानी कि सेल के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी ऑर्गेनल्स हैं, उनको इस वीडियो के अंदर अपन वन शॉट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो हर एक चीज़ मैंने बड़ी ही ध्यान से और पूरी एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर नोट किया है। तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद एनसीईआरटी रीड करते हो तो आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस जो नीट में पूछे जाते हैं वो सारे लग जाएंगे। तो लाइक कर देना, वीडियो को यहाँ से देखना स्टार्ट कर दिया है, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना ऐसे ही वीडियो वन शॉट वीडियो देखने के लिए। और नीट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नीट की प्रिपरेशन से लेके काउंसलिंग तक, वो सारी वीडियोस की अपडेट्स लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी और एफबी का भी लिंक गिवन है, वहाँ पर भी हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो वहाँ के लिए भी सब्सक्राइब कर देना, उनको भी आप फॉलो कर लेना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और अपनी राय भी जरूर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेल बायोलॉजी की सबसे पहले मैंने जितने भी साइंटिस्ट हैं जो सेल की डिस्कवरी से लेकर उन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में यहाँ पर मैंने कवर किया हुआ है। तो रॉबर्ट हुक की बात करें तो उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था, और जो सेल इन्होंने डिस्कवर की थी वो मरी हुई सेल थी, उसको उन्होंने डिस्कवर किया था। तो फिर बात करें रॉबर्ट ब्राउन की, तो रॉबर्ट ब्राउन ने, हमें पता है कि न्यूक्लियस की इन्होंने डिस्कवरी करी थी, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, तो एंटन वॉन लीeuwenhoek ने फर्स्ट लिविंग सेल उन्होंने डिस्कवर करी थी। तो सबसे पहले डेड सेल करी थी रॉबर्ट हुक ने, यानी कि सबसे पहली सेल डिस्कवर करी थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो डेड थी। लेकिन सबसे पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी थी? एंटन वन लीeuwenhoek सर ने यहाँ पर ये डिस्कवर किया था। फिर बात करते हैं मैथ्यू स्लाइडन और मैथ्यू स्वान। तो स्लाइडन एंड स्वान, इनके बारे में आपने अपने इस चैप्टर में पढ़ा ही होगा। तो स्लाइडन जो थे बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, जो कि उन्होंने गिवन सेल हाइपोथेसिस इन्होंने दिया था। जूलॉजिस्ट जो कोई स्वान थे, इन्होंने ही सेल हाइपोथेसिस दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं स्लाइडन एंड स्वान दोनों ने एक साथ मिलकर सेल थ्योरी इन्होंने दी थी, जो कि आपको पता ही होगा। रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुला ई सेलुला इन्होंने दिया था। अब ओमनी सेलुला ई सेलुला क्या होता है वो अपन डिस्कस करेंगे ही। सिंगर एंड निकोलसन ने हमेशा इन्होंने ये बताया था कि फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल इन्होंने दिया था उसमें फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में उन्होंने बताया था। अब फ्लूइड मोजेक मॉडल क्या होता है वो आपको नाम से इस टाइम पर तो याद आ ही जाना चाहिए। अभी देखते हैं बाकी चीजें। अब बात करते हैं सेल की। तो सेल को मैंने इस तरीके से जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो सेल की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है माइकोप्लाज्मा। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है पहले के वीडियोज में, वन शॉट वीडियोज में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो वो ऑस्ट्रिच का एक है, यानी कि ऑस्ट्रिच का अंडा। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करें, लार्जेस्ट है ये, लॉन्गेस्ट है नर्व सेल। तो नर्व सेल्स बहुत लंबी होती हैं, तो इनको याद रख लेना। बैक्टीरिया जो होते हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर के बीच में बैक्टीरिया लाई करते हैं। आरबीसी की बात करें, आरसीबी गलत हो गया, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात हो गई थी, क्रिकेट का भूत। आरबीसी की बात करें तो 7 माइक्रोमीटर की होती है। और इनकी सेल की शेप की बात करें तो ये उनके काम पर डिपेंड करती है कि कौन सा सेल किस काम आएगा, तो उसी के बेसिस पर ये डिपेंड करती है। कोई सेल ज़्यादा काम करती है तो वो बड़ी होगी, और कोई सेल बहुत ही कम काम करती है तो वो छोटी होगी। अभी और देखते हैं। छोटी बड़ी सेल के बारे में बात हो गई, तो अब आती है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। तो ये याद करने का बेस्ट तरीका है। अब बात करें प्रोकैरियोट की, तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होती है। तो ये मेन बात है कि ऑर्गेनल्स के ऊपर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती है वो एब्सेंट होती है। वैसे तो ऑर्गेनल्स इनके अंदर होते ही नहीं है, और होते हैं तो वो एक ही फंक्शन काम कर रहे होते हैं। बात करें यूकैरियोट की, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये सबसे मेन फंक्शन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना जरूरी है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है, इसीलिए इनको मेन रीजन है कि इनको प्रोकैरियोट बोला गया है। तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन, इनके जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उनमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अब बात करें जेनेटिक मटेरियल नेक्ड होता है, इसलिए क्योंकि जेनेटिक मटेरियल हमेशा न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियस जो है वो उसके ऊपर मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो वो तो नेकेड ही होंगे। तो इसके बात करें जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होते हैं क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट के अलावा यूकैरियोट। एग्जांपल्स की बात कर ले तो प्रोकैरियोट के एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया, बीजीए, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। तो ये ऑलरेडी मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको समझा ही दिया है, तो वो आप देख लेना जिन्होंने देख लिया, वेल एंड गुड। अब बात करें यहाँ पर यूकैरियोट्स की, तो प्रोटिस्टा से आगे जितने भी होते हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं, क्योंकि अपन ने
मोनेरा के अंदर जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उनको मोनेरा में रखा था, और प्रोटिस्टा के अंदर सारे यूकैरियोट्स, और जितने भी यूकैरियोट्स होंगे उनमें जो सेल से कवर्ड एरिया ऑर्गेन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन वाले जितने भी हैं वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अभी नेक्स्ट बात करते हैं, अब जितने भी प्रोकैरियोट सेल्स हैं पहले उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि उन्हीं से स्टेटमेंट टाइप में क्वेश्चंस बहुत बार एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं और उनके बारे में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लेकिन इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा। तो प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं, नेक्ड होते हैं और एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो ये प्लाज्मिड के बारे में होता है, और इन्हीं 4 स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट गलत कर देंगे और आपसे क्वेश्चन बना लेंगे। तो यही उनका नीट वालों का तरीका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल एनवेलप। सेल एनवेलप कैसे कैसे हो सकता है, एक तो आउटर लेयर होती है, एक मिडिल लेयर होती है और एक इनर लेयर होती है। तो इस तरीके से लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं। तो सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो सबसे पहली बात यही आती है कि जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उनके अंदर अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसके बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स होती है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मिडिल वाली होती है सेल वॉल और सबसे इनर वाली होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये तो आपको आसानी से समझ में आ ही जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, तो ये 2 तरीके से अटैच हो सकती है जिसमें भी ये प्रेजेंट है। जैसे कि लूजली, यानी कि बहुत ही लूज तरीके से अटैच है तो उसको बोलेंगे अपन स्लाइम लेयर, और अगर टाइट से बंधी हुई है, मोटी है और टाइट है तो उसको बोल देंगे कैप्सूल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे मीजोसोम्स की। तो ये जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं इनके बारे में क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं। तो देखो क्या होती है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से ही ये बनते हैं, यानी कि उनका एक्सटेंशन होता है, इसी वजह से मीजोसोम्स बनते हैं। तो देखो आगे और देखते हैं। अब 3 टाइप के हो सकते हैं, वेसिकल्स के रूप में, जो ट्यूबुल्स के रूप में, और लेमेला के रूप में ये हो सकते हैं एक्सटेंशंस। तो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात आती है कि क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाता है कि मीजोसोम्स क्या क्या काम करते हैं। तो देखो सबसे पहले काम करेंगे इंक्रीज सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज इसलिए करेंगे क्योंकि एक्सटेंशन है। जितनी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी तो अगर उसके एक्स्ट्रा उसके एक्सटेंशन हो जाएंगे तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देंगे कि नहीं कर देंगे। तो ये इसका रीजन है। तो सेल वॉल फॉर्मेशन, तो सेल वॉल फॉर्मेशन यही करवाएंगे क्योंकि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ही सेल वॉल होती है, तो उसका एक्सटेंशन होगा तो ये सेल वॉल भी बना देंगे। डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए रेप्लिकेशन भी करवाने में हेल्प करते हैं। रेस्पायरेशन भी करते हैं, जैसे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर रेस्पायरेशन भी करवा लेते हैं क्योंकि उनके अंदर बाकी फंक्शंस न्यूक्लियस वगैरह तो होते नहीं हैं, तो ये रेस्पिरेशन तो करवा ही सकते हैं। डीएनए वगैरह वो ओपन में प्रेजेंट होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, लेकिन वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा फैसिलिटीज़ प्रोकैरियोट्स में नहीं होती हैं। तो नेक्स्ट बात करें हैं सिक्रीशन प्रोसेस। तो सिक्रीट भी कर सकती हैं ये, क्योंकि सबसे बाहर प्रेजेंट होती हैं, तो सिक्रीशन का भी काम ये कर सकती हैं। तो ये है मैन मीजोसोम्स के फंक्शंस और उसका काम जो कि क्या क्या ये करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट बात आती है क्रोमेटोफोर्स। अब क्रोमेटोफोर्स क्या होती है, तो अगर ये नीट में क्वेश्चन फंसता है तो यही लाइन आएगी एनसीईआरटी के एज इट इज कि देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इज कॉल्ड CMR, यानी कि क्रोमेटोफोर्स CMPR इसको बोलते हैं। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया होते हैं क्रोमेटोफोर्स के एग्जांपल्स। तो ये आप आसानी से याद रह जाएगा। अभी नेक्स्ट आती है इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। तो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होती है, जैसे कि होगी फ्लैजिला, पिलाई और होगी फेमरी। तो ये आपने बहुत बार सुनी होगी, लेकिन इनका मेन रीजन क्या है। अब फ्लैजिला जो होती है मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है, तो सिर्फ यही है जो कि मूवमेंट करवाती है। कुछ लोगों के माइंड में होती है कि पिलाई भी करवा लेती है और फेमरी भी करवा लेती है, लेकिन नहीं भाई साहब, सिर्फ फ्लैजिला ही ऐसी है जो कि मूवमेंट करवाएगी, बाकी कोई भी नहीं करवाएगी। और इससे रिलेटेड बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस गलत होते हैं, जैसे कि फिलामेंटस टाइप में हो सकती है, हुक हो सकते हैं, और बेसल बॉडीज के रूप में ये हो सकती है फ्लैजिला। पिलाई की बात करें तो अटैचमेंट में ये हेल्प करती है, जैसे कि पेलिन प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो पिलाई से पेलिन प्रोटीन इजीली याद रह जाएगा। तो फेमरी जो है वो भी अटैचमेंट में हेल्प करती है, और ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स इसके होते हैं। तो ये सारी स्ट्रक्चर्स आपको याद हो गई होंगी। मेन क्वेश्चन इनसे यही पूछा जाता है कि कौन सी मूवमेंट में हेल्प करती है और कौन सी नहीं। बाकी तो मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में समझा ही दिया है। बात आती है नेक्स्ट राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स क्या होती हैं, तो एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए रहते हैं, और मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोम्स का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते हैं। जैसे कि 70S राइबोसोम की यूनिट किससे मिलकर बनी हुई होती है, 50S प्लस 30S, एस होती है स्ट्रेटबर्ग यूनिट होती है। तो स्ट्रेटबर्ग यूनिट से याद कर लेंगे। 50 और 30 को ऐड मत कर देना, क्योंकि ये ऐड करने से तो 80 होते हैं, लेकिन ये 70S है। ये साइंटिस्ट
लोगों का काम है, ये अपना काम नहीं है। तो देख, अब एक और मेन पॉइंट आता है कि राइबोसोम्स प्लस एमआरएनए, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इसको पॉली राइबोसोम बोलते हैं या फिर पॉलीसोम बोलते हैं। ये भी नीट में बहुत बार स्टेटमेंट के टाइप में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और एक लाइन में आपको पता नहीं होता है बहुत से स्टूडेंट को, जिनको पता है वह। नेक्स्ट बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज, तो ये भी आता है, तो ये भी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि रिजर्व मटेरियल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज। तो जितना भी रिजर्व फूड होता है या फिर मटेरियल होते हैं वो इंक्लूजन बॉडीज के रूप में स्टोर रहता है। जैसे कि बात कर लेते हैं अपन, इसका एग्जांपल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो भी होते हैं, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, वो भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं, और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। यानी कि फॉस्फेट, ग्लाइकोजन और साइनोफाइसिन जो होती हैं इसके ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये होते हैं इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल्स। आगे इतना समझ। नेक्स्ट बात आती है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स की मिलकर बनी हुई होती है, और कभी बार आपको देखने को मिलता होगा कि फॉस्फोलिपिड से भी मिलकर बनी हो सकती है एंड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी होती है। मेनली तीन से मिलकर बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। तो इनको प्रोटीन एंड लिपिड्स को फॉस्फोलिपिड भी बोल देते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन इनकी बनी हुई होती है। स्ट्रक्चर्स फोटो आपको एनसीईआरटी में गिवन है, अगर हो सका तो मैं फोटो लगा दूंगा, अदरवाइज आप इसको देखकर आपको माइंड में आ ही गया होगा। अब देखो, इरिथ्रोसाइट्स में होती है प्रोटीन 50% होती है और लिपिड्स होते हैं 40% होती हैं। इस तरीके से हो गया 90%। बोले 10% कहाँ पे गया? तो कार्बोहाइड्रेट भी तो है, 10% कार्बोहाइड्रेट इसमें अवेलेबल होता है। इतना समझ में आता है। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन दो तरीके से इसके अंदर अरेंजमेंट हो सकती है मेनली, लेकिन उसमें भी तीन टाइप से हो सकते हैं। तो पेरिफेरल होती है, एक इंटीग्रल होती है। पेरिफेरल होती है ओनली सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, लेकिन इंटीग्रल होती है वो दो टाइप से हो सकती है। इंटीग्रल यानी कि या तो वो पूरी तरीके से अंदर धसी हुई रहेगी इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, या फिर कुछ आधी होगी, आधी अधूरी। देखो, टोटली बारिड यानी कि या तो टोटल अंदर घुसी हुई रहेगी या फिर पार्शियली बारिड यानी कि या फिर आंशिक रूप से घुसी हुई रहेगी। तो ये आपने डायग्राम एनसीईआरटी में देखा होगा, तब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये थी सेल मेम्ब्रेन की बात। करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये आपने सुना ही होगा बहुत बार। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 के अंदर ये दिया था। तो ये आपको याद आ गया होगा। नेचर क्या होता है? क्वेसी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल लेटरल मूवमेंट ऑफ द प्रोटीन्स। तो यानी कि क्वेसी फ्लूइड ऐसा होता है कि ना तो पूरा लिक्विड होता है और ना ही पूरा गाढ़ा होता है। यानी कि ऐसा लिक्विड जो कि क्वेसी होता है, जिसको क्वेसी बोल देते हैं, जो कि दोनों के मिडिल वाला हो, ना तो एकदम गाढ़ा और ना एकदम पतला, तो उसको बोलते हैं क्वेसी फ्लूइड। तो लिपिड्स जो होती हैं ऐसा होता है, लिपिड का नेचर क्वेसी फ्लूइड होता है, जो कि जो प्रोटीन होते हैं उनको वो हल्का मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। तो फ्लूइडिटी क्या होती है? एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। तो फ्लूइडिटी इसी को बोलते हैं कि जो प्रोटीन होती है वो मेम्ब्रेन के अंदर मूव कर सकती है हल्की फुल्की। ऐसा नहीं है कि इधर सुबह मन किया तो बीच में चले गए और शाम को मन किया तो घर पे आ गए, ऐसा नहीं है। हल्की फुल्की मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये था क्वेसी फ्लूइड मॉडल के बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं मिडिल लेमिला। तो ये भी आपने बहुत बार सुनी होगी मिडिल लेमिला, जो कि सेल वॉल की बात करते हैं तब आपने बहुत बार सुना होगा। तो मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। तो कैल्शियम पेक्टेट की ये बनी हुई होती है। अब ये होती क्या है मैं आपको समझाता हूँ। अभी ये देखो, ये जो ग्रीन कलर का दिखा हुआ है इसको बोलते हैं मिडिल लेमिला, यानी कि सेल्स जितनी भी होती है उसके बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। तो ये आपको व्हाइट कलर की बहुत सारी सेल्स अलग अलग शेप में दिख रही है। इसके बीच में देखो, पूरे पार्ट में ये ग्रीन कलर से मैंने किया हुआ है। इतनी मेहनत से सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि कितनी मेहनत लगती है आप इसको इजीली समझ सकते हो। देखो, मिडिल लेवल इसको बोलते हैं जो कि सेल्स के बीच में अवेलेबल होता है। अब जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है? दो सेल के बीच में इंटरेक्शन होती है, कुछ भी ट्रांसफर करना हो, कुछ भी लेना हो, देना हो, तो इसी के थ्रू ये देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और ये सेल मैंने यहाँ पे नोट की हुई है, तो इसको बोल देते हैं मिडिल लेमिला। आगे इतनी बात समझ में। अब देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार स्टेटमेंट में पूछ लिया है। तो कंप्लीटली परमेएबल, पार्शियली परमेएबल और एक फुली परमेएबल। तो ये इसका रीजन हो सकता है स्टेटमेंट में पूछने का। तो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेलेक्टिवली परमेएबल होती है। तो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करने में ये हेल्प करेगी। कैसे करेगी? या तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, या तो पैसिवली तरीके से या फिर एक्टिव तरीके से। पैसिव तरीके का मतलब क्या हो गया कि उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ेगी, खुद ही कुछ सारा काम होता रहेगा। जैसे कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि अगर हाइट से
पानी गिराना हो तो इजी होगा, लेकिन अगर अपन नीचे से पानी ऊपर ले जाना हो तो अपन को मोटर चलानी ही पड़ती है, उसके अलावा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन ऊपर से पानी गिराना हो तो ज़्यादा मुश्किल उसमें नहीं होती। तो डिफ्यूजन इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि नेचुरल सोल्यूट जो होते हैं वो डिफ्यूजन कर सकते हैं, जैसे कि वाटर हो गया। ऑस्मोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस यही होती है कि डिफ्यूजन के थ्रू वो जो होती है मूवमेंट वाटर की होती है। एक्टिव क्या होती है? लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि पानी को अगर छत पे ले जाना है तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि अपन मोटर चला के अपनी टंकी फिल करते हैं तो क्या चलाना पड़ा? पानी भी अपने पास टैंक में था, टंकी में ऊपर नहीं था, वो पहुंचाना था, लेकिन मोटर के बिना वो नहीं पहुंच सकता, या तो खुद बाल्टी भर भर के ऊपर लेके जाओ। लेकिन अगर आप खुद भी लेके जाओगे बाल्टी भर भर के तो भी आप तो बीच में काम करें ना, टैंक से लेकर टंकी के बीच में। तो इसीलिए यानी कि कोई ना कोई एक्सटर्नल सोर्स होगा जिसको कि बीच में काम करना पड़ेगा, जैसे कि जिसको लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ट्रांसफर करना पड़ेगा, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल हो गए। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो बाय द कैरियर प्रोटीन। तो कैरियर प्रोटीन अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखी थी कि वो क्या करेंगी, वो जो कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो जरूरी होंगे सेल के लिए उनको अंदर जाने देगी, बाकी को नहीं जाने देगी, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप, और ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा। तो ये आपको समझ में आ गई होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल वॉल। तो नीट वालों का फेवरेट टॉपिक है ये भी, क्योंकि ये बहुत चैप्टर्स में प्लांट के लिए अलग होते हैं, बैक्टीरिया के लिए अलग होती है सेल वॉल, और बात करें फंजाई के लिए अलग होती है, एनिमल्स में तो खैर होती ही नहीं है, तो इनके अलग अलग होती है। तो ये नीट वालों का फेवरेट बन जाता है, जहां पर भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो देखो सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होती है, ये आपको समझ में आगे होगा। फंक्शंस क्या क्या कर सकती हैं वो सेल वॉल? देखो सेट टू द सेल, तो अगर ये रिजिड है तो यानी कि ये सेल को शेप में बना के रखेगी, कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं होने देगी। सेल प्रोटेक्शन, तो सेल प्रोटेक्शन भी करेगी, और प्रोवाइड बैरियर भी एक बनाएगी, जिससे कि हर कोई अंदर बाहर नहीं जा सके। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन भी यही करती है, क्योंकि सबसे बाहर प्रेजेंट ही ये होती है। तो ये आपको समझ में आ गया। एल्गी के अंदर सेल वॉल जो होती है मेड अप ऑफ द सेलुलोज, इलेक्ट्रॉन्स एंड मैनेज एंड मिनरल्स की बनी हुई होती है, जैसे CO3 एक्सेट्रा। तो ये एल्गी की हो गई। पैक्टिन की मेनली बनी हुई होती है। तो ये आपको मैंने एल्गी में प्लांट किंगडम में आपको समझा दिया था। प्लांट्स की बात करें तो सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन्स और प्रोटीन्स की ये मिलकर बनी हुई होती है। तो ये भी आपको समझ में आता होगा प्लांट किंगडम में, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो यंग होती है, और सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो मैच्योर होती है। अब वो समझना इजीली है, क्योंकि जो पहले आएगी यानी कि जो नया बनेगा तो वो तो यंग ही होगा, लेकिन जो पुराना हो चुके हैं वो तो मैच्योर ही हो जाएंगे। तो ये आपको सेल वॉल के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। अब अपन बात करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, क्योंकि मेन क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट सेल के बारे में भी बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे इतना समझाना आपको जरूरी था। तो अब बात करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होती है कि यानी कि दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर्स। तो ऐसी ऑर्गेनल्स होंगे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, या फिर ऐसे ऑर्गेनल्स जो कि एक दूसरे को काम में हेल्प करेंगे, उनको बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, यानी कि वो एक सिस्टम के रूप में काम करेंगी। जैसे कि दे आर ऑल वर्क लाइक सपोर्ट ईच अदर। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो एक दूसरे के काम पे सपोर्ट करेंगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम जो कि एक उसको आधा करेगी और दूसरा जो है उसको कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर करेगा। ऐसा करने वालों को सिस्टम के रूप में वो काम करेंगे। तो जैसे कि इसका फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ER बोलते हैं। सेकंड आता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, GB। दूसरा थर्ड आता है लाइसोसोम, और फोर्थ आता है वैक्यूल। तो ये चारों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का एग्जांपल है, और नीट में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कैसे काम करते हैं साथ में वो भी अपन देखते हैं। अब सबको वन बाय वन अपन रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में ER बोल देते हैं। देखो नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री हुई रहती है। तो जस्ट लास्ट अपन न्यूक्लियस तक पहुंचेंगे तब अब मैं आपको बता दूंगा कि आपकी और पिक्चर इसमें क्लियर हो जाएगी। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये बिखरी हुई स्ट्रक्चर्स होती है। तो ER के स्ट्रक्चर्स तो आपको याद ही है। तो ये दो टाइप की होती हैं, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो RER और SER, यानी कि RER का मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, S मतलब स्मूथ। तो R मतलब राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिसमें R है स्टार्टिंग में, R मतलब राइबोस, RER के R से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें R है नहीं तो राइबोसोम्स एब्सेंट होंगे। अब मेन फंक्शन क्या होती है वो नीचे मैं दिखाता हूं आपको। तो RER का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, क्योंकि राइबोसोम्स का काम ही, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि राइबोसोम्स का काम ही प्रोटीन बनाना होता है, तो प्रोटीन सिंथेसिस ये करेंगे। तो मेन फंक्शन क्या होती है? लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स बनाने का इसका काम होता है। अब ये एग्जांपल्स मैंने समझाया है वो यहाँ पर कुछ बताकर, तो ये भी आप देख लो कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको समझाया हुआ है। जैसे कि बात करें ये ER है,
तो ये ईआर क्योंकि सिस्टम के रूप में काम करती है तो कैसे काम करती है, ये ईआर है और यहाँ पर ये गोल्जी बॉडी मैंने लिखा हुआ है जीबी के रूप में। तो इसकी सिस फेस और ट्रांस फेस के बारे में आपसे बहुत बार पूछते हैं। तो ये जो इस साइड वाली होती है जो ईआर की तरफ होती है उसको बोलते हैं सिस फेस या फिर कॉन्वेक्स फेस या फिर फॉर्मिंग फेस बोलते हैं। और इस तरफ वाली जो होती है इसको बोलते हैं कॉनकेव या फिर ट्रांसफेस या फिर बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। तो यानी कि यहाँ से कोई राइबोसोम्स आएंगे, यहाँ से जो प्रोटीन बन के निकलेंगे तो ये यहाँ पर मैच्योर जो सिस फेस है उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा और यहाँ से जाते 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 जब तक यहाँ तक पहुँचेंगे तब तक उनको अच्छे से पैक करके बाहर कर दिया जाएगा। तो गोल्जी बॉडी का काम होगा पैकेजिंग एंड सिक्रीशन करने का काम होगा। अभी मैं आगे देखते हैं। तो ये आपको एक पिक्चर सेट करना जरूरी था। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है गोल्जी अपरेटस यानी कि गोल्जी बॉडी बोलते हैं या फिर बोलते हैं जीबी। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूं मैं इसको। अब देखो, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स नियर द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के पास में ही ये प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस के पास में इसलिए क्योंकि वो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ईआर और जीबी का डायग्राम एक साथ आपको समझाया था, सिस और ट्रांसफेज वाला। तो वो मैंने बड़ा करके समझाया है ताकि आपको समझ में आए। बाकी ये तो बहुत ही माइक्रोस्कोप से देखने वाले स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो ये न्यूक्लियस के पास में ही अवेलेबल है। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क होती हैं, डिस्क शेप होती हैं, सेक हो सकती हैं, इस पर सिस्टरनी हो सकती हैं जिनका की डायमीटर होता है 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच में। तो इस तरीके से ये अवेलेबल होते हैं। दीज आर स्टेक्ड, या सी बीच में छूट गया था, तो स्टेक्ड पैरेलल टू ईच अदर। तो एक दूसरे के पैरेलल होती है जो कि मैंने बताया कि एक के ऊपर एक सिस और ट्रांसफेज के रूप में ये अवेलेबल होती है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की बात करें तो पैकेजिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, साइट ऑफ फॉर्मेशन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो प्रोटीन एंड लिपिड्स बनाती है, तो लेकिन गोल्जी बॉडी है तो आगे ग्लाइको लगा दो, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स ये बनाने में हेल्प करती हैं क्योंकि मेन काम है इसका पैकेजिंग का। तो पैकेजिंग का नाम जहां पर भी आ जाए, कुछ भी पैक करना हो तो वो गोल्जी बॉडी का नाम ले देना वहां पर, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेगी गोल्जी बॉडी। आगे इतनी बात समझ में। तो ईआर और जीबी अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लाइसोसोम की। अब बात करते हैं लाइसोसोम अंकल की जो कि थर्ड स्ट्रक्चर है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। जो अब बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर्स। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होती है, जितने मेन कैरेक्टर हैं मैंने यहाँ पे नोट कर दिए हैं। फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ द पैकेजिंग इन द गोल्जी अपरेटस। तो गोल्जी अपरेटस के पैकेजिंग के थ्रू ही ये बनती है लाइसोसोम कंप्लीटली, क्योंकि ईआर के अंदर कंप्लीट नहीं बनते हैं, लेकिन जब जीबी से कि ट्रांसफेज से बाहर निकलते हैं तब तक ये कंप्लीट पैक हो चुके होते हैं और वहां पर इनको अपन को पूरा अधिकार है कि लाइसोसोम बोलने का। तो इसीलिए ये लाइन यहाँ पे नोट की हुई है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं। तो वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। तो लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि सबको हाइड्रोलाइज कर सके, यानी कि डिकम्पोजिशन कर सके, या फिर इसको सुसाइड बेक भी अपन बोलते हैं। तो ये गलत बात नहीं है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो सुसाइड बेक भी इसको बोल दिया, मैंने बोल के बता दिया, मैंने नोट नहीं किया हुआ क्योंकि ये तो 6th क्लास से अपन पढ़ते हैं। तो डाइजेशन किसका करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो जितने भी हो गए सबको ये काम तमाम कर देता है, क्योंकि सबका सुसाइड करने के लिए मोटिवेट कर देता है भाई साहब ये लाइसोसोम। तो नेक्स्ट बात करते हैं एंजाइम्स एक्टिव्स एट एसिडिक पीएच। तो एंजाइम जितने भी होते हैं वो एसिडिक पीएच पे एक्टिव होते हैं, और क्योंकि अपने पेट के अंदर एसिडिक होता है, यानी कि अपने पेट के अंदर जितने भी होते हैं तो वहाँ पर अवेलेबल होता है कि नहीं होता लाइसोसोम, तो ये सबको डाइजेस्ट कर देता है। तो ये होगी लाइसोसोम अंकल की बात। अब बात करते हैं वैक्यूल की, जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पार्ट है। अब बात करते हैं वैक्यूल की। तो वैक्यूल क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। तो मेम्ब्रेन की बाउंड स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो इस मेम्ब्रेन को बोल देते हैं टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये भी नीट में पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया है, सिर्फ इतनी सी बात को इतनी बार पूछ लिया है, पता नहीं क्यों, बट मैंने आपको यहाँ पे नोट करके समझा दिया। इट कंटेन्स वाटर, सेप हो गया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया, जैसे कि नॉन यूजफुल मटेरियल्स जितने भी होते हैं वो इसके अंदर स्टोर रह जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट में बहुत बार पूछ लिया गया है। इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। तो ये इतनी बड़ी स्पेस क्रिएट कर देता है किसी भी ऑर्गेनल्स के अंदर कि 90% ऑफ द वॉल्यूम जो है सेल का ये कवर कर लेता है। सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर 90% से ज़्यादा पार्ट वैक्यूल क्रिएट कर लेती है या फिर ऑक्यूपाई कर लेती है। टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी ये फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में हेल्प करवाती है वैक्यूल, क्योंकि इसके पास तो सब कुछ अवेलेबल है, डोरेमोन की पॉकेट है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी आपने बहुत बार सुनी होगी, जैसे कि ऑस्मो रेगुलेटर्स करवाती है और एक्सक्रीशन भी ये करवाती है, जैसे कि अमीबा के अंदर। तो अमीबा मैंने आपको जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है वहां पर समझा दिया था सारा। फूड वैक्यूल की बात करें तो ये भी कुछ प्रोटिस्टा के अंदर प्रेजेंट होती है फूड वैक्यूल, तो वो आपने
पढ़ी ली थी, वो भी अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के अंदर तो बहुत सारे आते हैं, तो वो आपको याद रहा होगा। तो ये मैंने आपको वैक्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि नंबर डिपेंड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो सबसे ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो चीजें करेंगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, वो उड़ते हैं तो उनके पंखों से सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है पंखों के लिए। तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो बर्ड्स होते हैं उनके जो पैर होते हैं उनको बोलते हैं फेदर्स। तो उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो काम करेगा उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और माइटोकॉन्ड्रिया तो है ही क्या बोलते हैं इसको, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि वो एटीपी बनाता है। इसीलिए जितनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो पंखों से उड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है पूरी बॉडी को उड़ाने के लिए, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होंगे। तो सॉसेज शेप होती है या फिर सिलेंड्रिकल हो सकते हैं। डायमीटर होता है 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर के बीच में। लेंथ होती है 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर के बीच में। याद करने का तरीका, डायमीटर याद रखोगे 0.2 से लेके 1 माइक्रोमीटर, फिर अगर लेंथ की बात आए तो इसी 1 से स्टार्ट कर दो और 4.1 यानी कि 2 को डबल कर दो, यानी कि 4.1 याद रह जाएगा। तो बोथ मेम्ब्रेन हैव देयर ओवन स्पेसिफिक एंजाइम्स। तो दोनों मेम्ब्रेन के ऊपर अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं। कैसे इसको याद करोगे, क्योंकि जो रेस्पिरेशन अपन पढ़ते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस अपन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन आती है अपने पास कि कौन सी आउटर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, कौन सा इनर मेम्ब्रेन पर। तो वो आपको मैं आइडिया दे ही दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये बात तो प्रूफ होती है ना कि दोनों मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल, क्यों, बिकॉज एटीपी सिंथेसिस करता है, तो इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये मेन कैरेक्टर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होता है। तो सिंगल सर्कुलर प्रेजेंट होता है, ये याद रखना। तो फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी कि हमने इसको थोड़े से आरएनए भी दे दिए कि भाई साहब आप आरएनए भी रख लो। 70 राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, डिवाइड बाय द फिजन। तो फिजन के माध्यम से ये डिवाइड करते हैं। तो ये 4 कैरेक्टर ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बहुत बार रेट में पूछते हैं, क्योंकि सेम कैरेक्टर प्लास्टिड के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। तो नीचे वाला टॉपिक अपना प्लास्टिड ही है। तो देखो, पिगमेंट होते हैं, कलर प्रेजेंट होते हैं। पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसमें कलर होता है। मेनली ग्रीन कलर अपन पहचानते उसी से हैं कि जिसमें ग्रीन कलर प्रेजेंट हो। बट प्लास्टिड के अंदर इसको क्लोरोप्लास्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि पिगमेंट इसके अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, वो मैंने नीचे डिस्कस किए हुए हैं। प्रेजेंट ऑल प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन यूग्लिनोइड्स, तो यूग्लिनोइड्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अपन ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब यूग्लिनो पढ़े थे तो वहाँ पर एग्जाम्पल में पढ़े थे कि यूग्लिनोइड के अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्जेस्ट प्लांट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये नोट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, अब बात करते हैं प्लास्टिड को 3 टाइप से करते हैं, 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, जिसको आप पहचानते होंगे, क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। अब देखो, क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, कंटेन क्लोरोफिल्स, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट हो, और विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यही भाई साहब जो है फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको अपन सबसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि बार बार अपन को यही पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रोमेटोप्लास्ट के बारे में। तो यहाँ पर फैट सोल्यूबल होती हैं ये। तो ये बात बहुत जरूरी है कि फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन और जेंथोफिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की, तो इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, और 2015 में इसमें क्वेश्चन भी नीट में पूछा लिया गया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट होती है एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट होती है स्टोर, जो क्या कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, यानी कि स्टार्च को जो है स्टोर करता है, इसको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। तो एमाइलेज कहाँ पर आता है, स्टार्च में, तो इसीलिए स्टार्च स्टोर करेगा। इलियोप्लास्ट जैसे कि ऑयल्स हो गया और फैट्स होती हैं, उसको स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट जैसे कि प्रोटीन को स्टोर करता है, उसको एल्यूरोप्लास्ट बोल देते हैं। तो ये अब मैंने प्लास्टिड के बारे में सारा डिस्कस कर लिया है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाला, तो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और इसके स्ट्रक्चर में कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, तो वो मैं बताऊंगा आपको। तो फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, तो जितनी पत्तियों के मेसोफिल सेल्स में प्रेजेंट होती है, अच्छी बात है। लेंथ शेप्ड हो सकते हैं, ओवल शेप हो सकते, स्पेरिकल शेप में हो सकती है, डिस्कॉइड शेप में हो सकती है, रिबन शेप में हो सकती है। ये अपन ने एल्गी में देखा। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट तो इजीली में अवेलेबल हो जाएगा। लेंथ होती है 5 to 10 माइक्रोमीटर्स और विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर्स के बीच में इसकी होती है। तो ये कैरेक्टर्स आपको याद रहना जरूरी है। अब देखो, नंबर्स की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक
क्लोरोप्लास्ट पर सेल के अंदर होता है, लेकिन ग्रीन एल्गी की बात करें तो 20 to 40 पर सेल के बीच में ये ग्रीन एल्गी के अंदर अवेलेबल हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स होती है, कैसे इसको बोल सकते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया भी सेम है, तो आउटर मेम्ब्रेन होती है मोर परमिएबल होती है और इनर मेम्ब्रेन होती है लेस परमिएबल होती है। तो ये भी आपको याद रहा होगा और ये क्वेश्चन बहुत बार आपने देखा होगा। तो देखो कांस्टेंट कैरेक्टर, जैसे कि कांस्टेंट की बात किस लिए कर, माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिस के ऊपर अपन कांस्टेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी ये स्मॉल होते हैं, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, यानी कि छोटा, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए वहां पर भी था, और 70s राइबोसोम वहां पर भी था प्लास्टिड के अंदर, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो वो भी आपको यहाँ पर कांस्टेंट तरीके से यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में अवेलेबल थे, तो यहाँ पर भी आपको देखने को ये मिला है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रोसोम्स। अब सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, देखो ये आपको बताता हूं मैं आपको सेंट्रोसोम्स के बारे में, या फिर सेंट्रोजोम भी इसको बोल देते हैं। देखो इसमें सेंट्रियोल्स होती हैं जो कि 90 डिग्री के एंगल के ऊपर दोनों इस तरीके से अवेलेबल होती हैं। अब देखो तो 2 सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ऑन द लॉन्जिट्यूडनल टू द ईच अदर, तो एक दूसरे के लॉन्जिट्यूडनल अवेलेबल होती हैं और दोनों के बीच में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है। देखो 9 फाइब्रिल्स होते हैं, तो 9 फाइब्रिल्स अवेलेबल होते हैं। आपने डायग्राम देखा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो उस तरीके से वो ट्रिपलेट के रूप में प्रेजेंट होती हैं। और ये फाइब्रिल जो होती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये तो आपको पता होगा। तो इस फाइब्रिल्स आर ट्रिपलेट, तो 3 के रूप में अवेलेबल होती हैं, तो इसको ट्रिपलेट बोल दिया। अब क्या, जैसे कि तो सेंट्रियोल्स फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्रेजिला एंड स्पिंडल फाइबर्स। तो स्पिंडल फाइबर्स सीलिया और फ्रेजिला का जो सेंट्रियोल होती है, यानी कि जो सेंट्रियोल है फॉर्म द बेसल बॉडी, यानी कि जो सीलिया, फ्लैजिला और स्पिंडल फाइबर्स की जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रोसोम ही बनाती है, यानी कि सेंट्रियोल से बनाती है। तो सेंट्रोसोम जो होते हैं सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ होता है, और सेंट्रियोल जो है ट्रिपलेट के रूप में मिलकर बनी हुई होती है, क्योंकि उनके अंदर फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और फाइब्रिल्स होते हैं ट्रिपलेट के रूप में अवेलेबल होते हैं। डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अपन बात करते हैं अब न्यूक्लियस की। तो ये भी बहुत ही बड़ा तरीके से अपने एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। जैसे कि जो सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है उसकी 2 मेम्ब्रेन सरफेस होती है। तो सबसे पहली आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों के बीच के स्पेस को जैसे कि यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो पहली न्यूक्लियर स्पेस इसको बोल देते हैं। ये यहाँ पे क्रोमेटिन अवेलेबल है, क्रोमेटिन यानी कि जिससे कि क्रोमोसोम आगे चल के बनेगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, तो न्यूक्लियस तो ये खुद है ही, तो न्यूक्लियोलस कहाँ पे होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये क्या होता है कि नॉन मेम्ब्रेनस होता है, क्योंकि मेम्ब्रेन ऑलरेडी न्यूक्लियस के ऊपर अवेलेबल है। साइट ऑफ एक्टिवली सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स, तो सबसे ज्यादा एक्टिवली राइबोसोम्स बनते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। तो न्यूक्लियोलस के बाहर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म, और यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि न्यूक्लियस के अंदर ये पोर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने 4 बनाए हैं, लेकिन हो सकता है ज्यादा भी हो। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर, क्योंकि न्यूक्लियस पे अवेलेबल है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये करते क्या है कि ये आरएनए और प्रोटीन के लिए दोनों साइड जाने का रास्ता ये बनाते हैं, तो यानी कि अंदर भी जा सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। तो प्रोवाइड वे फॉर आरएनए एंड प्रोटीन ऑफ बोथ साइड इन एंड आउट, तो आरएनए को बाहर जाने के लिए और प्रोटीन और आरएनए दोनों को अंदर या बाहर जाने की परमिशन ये अवेलेबल करवाते हैं ये पोर्स। जैसे कि इसके जो न्यूक्लियस के बाहर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, और जैसे कि मैंने बताया था कि ईआर कहां पर प्रेजेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन पे ईआर प्रेजेंट होती है, तो यहां पर मैंने ईआर आपके सामने दिखाई हुई है। तो ये न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर आ गई, और जितने इसके काम थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। अब बात करते हैं क्रोमोसोम। अब देखो ये क्रोमोसोम, यहाँ पर मैंने सिर्फ डायग्राम बनाए हुए हैं समझाने के लिए, क्योंकि अगर ये एक स्ट्रक्चर होती है तो देखो क्रोमोसोम में होता क्या है, तो ये इसको बोलते हैं क्रोमेटिड। तो ये जो एक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं क्रोमेटिड, तो ये दूसरा आ गया तो इसको बोलते हैं दूसरा क्रोमेटिड। अब ये समझने का तरीका क्या होता है कि इसके बीच में ये जो दोनों एक क्रोमेटिड जो है एक बीच में जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं काइनेटोकोर, जो कि मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है। लेकिन इन दोनों काइनेटोकोर जिससे जुड़े हुए होते हैं इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, जिस वजह से, क्योंकि बहुत बार स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं कि एक क्रोमोसोम में 2 सेंट्रोमियर होते हैं या फिर एक सेंट्रोमियर होते हैं, एक क्रोमोसोम के अंदर एक काइनेटोकोर होता है, एक क्रोमेटिड होता है, ये बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन अब याद करने का तरीका क्या है, ये को देखो, अगर इस पूरे को एक क्रोमेटिड अपन इस कंप्लीट को अपन एक क्रोमेटिड लेके चलेंगे, तो यानी कि एक क्रोमेटिड ये हो गया, एक क्रोमेटिड ये हो गया, तो इस यहाँ पर कितने क्रोमेटिड हो गए, 2C लिखा हुआ है, यानी कि 2 क्रोमेटिड, C का मतलब आ गया क्रोमेटिड, तो यानी कि 2 क्रोमेटिड अवेलेबल है। लेकिन प्लोइडी कितनी है, प्लोइडी अपन करेंगे हमेशा सेंट्रोमियर से, तो सेंट्रोमियर कितना है, एक ही सेंट्रोमियर है, यानी कि ये दोनों एक सर्किल के रूप में जुड़े हुए रहते हैं, जो कि अपन को इतना दिखता नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये जुड़े हुए रहते हैं दोनों। तो जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने क्रोमोसोम जो उसकी प्लोइडी होगी, तो ये N है, क्योंकि एक ही सर्किल से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये 1
एन हो जाएगा, यानी कि एन टाइप का इसकी प्लोइडी हो जाएगी। तो इस तरीके से अपना क्रोमोसोम कंप्लीट हो गया। बाकी जितने भी प्रकार हैं या फिर टाइप्स हैं, कुछ छूट गया तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। कितनी जल्दी से अपन ने इसको डिस्कस कर लिया। तो अगर पसंद आया है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे सेल डिवीजन के साथ, नए अपडेट नई वीडियो के साथ। बाकी नीट से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।